सामाजिक विज्ञान कक्षा सप्तमी हमारे अतीत भाग 1 अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी को कहीं अन्य जगह मारवाड़ी कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये मारवाड़ राजस्थान का रहने वाला है और मारवाड़ी बोलता है। तो उसी प्रकार जिसको हम तमिल या उड़िया कहते हैं तो सामने वाले के विचार मन में आ जाता है कि ये तमिल या उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु और उड़ीसा में रहता होगा, ऐसा प्रतीत हो जाता है। ऐसा बोलचाल की भाषा में जैसे हम किसी को कहते हैं गुजराती तो समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार इनको तमिल या उड़िया कहते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। तो क्षेत्रीय संस्कृतियां प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी अलग संस्कृति है। जिस प्रकार राजस्थान में घूमर है, यहाँ के गीत अलग प्रकार के हैं, भजन अलग प्रकार के हैं। उसी प्रकार गुजरात है, तमिल है, तेलुगु, उड़ीसा है, जो अपने अलग अलग राज्य होते हैं तो वहाँ की काव्य अलग प्रकार का है, भोजन भी अलग प्रकार के हैं, वस्त्र है, नृत्य है, संगीत है, सब अपना अपना अलग प्रकार का होता है। तो वे समय के साथ साथ बदली भी है और सत्य तो ये है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। तो इसी प्रकार जैसे ये संस्कृतियां हैं और परंपराएं भी अपनी अलग अलग होती है, अपने अपने क्षेत्र की परंपराएं होती है। गुजरात की अलग होगी, तमिल की अलग होगी, राजस्थान की अलग प्रकार की परंपराएं, हर रीति रिवाज परंपराएं तो ये अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ परंपराएं ऐसी भी होती हैं जो पड़ोसी राज्य का होता है, पड़ोसी राज्य के और दूसरे राज्य दोनों आपस जो पड़ोसी राज्य एक जैसी भी हो सकती है। कुछ पूरे देश की परंपराएं एक जैसी हो सकती है। अधिकतर परंपराएं अपने अलग अलग अपने क्षेत्र विशेष की अलग अलग प्रकार की होती है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। तो भाषा और क्षेत्र का भी अंतर पड़ता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो केरल राज्य का जो एक हिस्सा है जो महोदयपुरम, उसके बारे में बताया गया है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो उस क्षेत्र में मलयालम भाषा बोली जाती जो केरल में आजकल है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। तो वहाँ के जो शासक थे वो भी उस मलयालम भाषा का उन्होंने अभिलेख जो लिखे उसमें उसका उपयोग किया है, लिखी है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो इस मलयालम भाषा को सरकारी अभिलेखों में भी इसका उपयोग किया गया है। जो इस प्रकार से जो भाषा है ये पहली भाषा है, इसका एक उदाहरण है मलयालम का, जिसको सरकारी अभिलेखों में भी लिखा गया है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। जो चेर लोग थे संस्कृति के, उन्होंने संस्कृत की परंपराओं को भी ग्रहण किया है। जैसे केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था।
मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की रणी है। तो उस समय वहाँ संस्कृत का ज़्यादा प्रचलन था। 12वीं शताब्दी में काव्य वगैरह भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ये भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। जो 14वीं सदी में जो ये ग्रंथ लिखा गया है लीला तिलकम, वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो वहाँ संस्कृत और वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी उनको हीरा और मूंगा कहते थे। अब हैं शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे हम। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ का अर्थ होता है पूरी दुनिया का मालिक, ऐसा माना गया है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, जो वहाँ मूर्तियाँ हैं, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। आजकल भी वहाँ स्थानीय लोग हैं वो जगन्नाथ की मूर्तियाँ बनाते हैं काष्ठ की, लकड़ी की, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जगन्नाथ वो उसी क्षेत्र के ही एक स्थानीय देवता थे। वहाँ के लोग आजकल भी मूर्तियाँ बनाते हैं, इससे ऐसा ही लगता है, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। और उस वहाँ जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ का जो मंदिर बनवाया था, उसके बाद जो अनंतवर्मन थे उसने 1230 में अपना जो राज्य था वो अर्पित कर दिया जगन्नाथ को, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। और उसने कहा मुझे जगन्नाथ ने ही प्रतिनियुक्त किया है। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो उसके बाद में वहाँ एक तीर्थ स्थान बन गया, लोग तीर्थ यात्राएं करने आने लगे, इसका बहुत महत्व बढ़ गया। तो ऐसा महत्व बढ़ने के कारण फिर सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसकी सत्ता बढ़ती गई, चर्चा बढ़ती गई आगे, इसका मान सम्मान। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। कालांतर में उस समय ऐसे राज्यों को विस्तार करने के लिए बाहरी आक्रमण भी होते थे, स्थानीय राजाओं का भी आक्रमण होता था। तो उस जगन्नाथ पर जो ये मुगलों ने भी अधिकार किया, बाद मराठों ने किया, फिर अंग्रेज भी आए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। तो इन सब ने उस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का बहुत प्रयत्न भी किया उन लोगों ने। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ऐसा उनका करने का कारण यही था कि वहाँ के जो लोग थे वो इस देव को बहुत ही मानते थे, उनके श्रद्धा भाव बहुत अधिक था। तब उन्होंने सोचा कि इस मंदिर पर अधिकार कर लिया जाए, तो इस क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे अंडर में आ जाएंगे, हमारे कहे अनुसार काम करेंगे, हमारा शासन स्वीकार करेंगे। नहीं तो यदि मंदिर पर अधिकार नहीं होगा तो स्थानीय लोग शासन स्वीकार नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न 2, 12वीं शताब्दी के अनंतवर्मन किस वंश के राजा थे? प्रश्न 3, मलयालम भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, जन साधारण की सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बताइए। प्रश्न 5, उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय का वर्णन कीजिए।